हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को कल सॉलिड स्टेट क्लास 12 के सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर दे दिया गया था। आज उसी क्रम को चलाते हुए आज आपको दूसरा लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको कल कुछ चीज़ें बताई गई थी, उससे आगे आज पढ़ाया जाएगा। कल आपको सॉलिड के बारे में पढ़ाया गया था तथा सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में आपने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में पढ़ा है। आज हमको जो चालू करना है, जो हमारा टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले यदि आप हमारा पहला लेक्चर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिसको क्लिक करके आप पहला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आपको कल ही बता दिया गया था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो जनरली 4 प्रकार का होता है। जनरली 4 प्रकार का होता है। पहला था आयनिक सॉलिड, दूसरा है मेटालिक सॉलिड, तीसरा था आपका कोवेलेंट सॉलिड, और चौथा है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस इस चैप्टर में होगा वो आयनिक सॉलिड में होगा। इसी पे पूरा चैप्टर है ये। तो यहीं पे आपको हम यहाँ पे डिफरेंस भी दे देते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दे देते हैं, जो आप या तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है और इनमें डिफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए हम आयनिक सॉलिड या मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहले देखें तो हमें देखना होगा कि ये किस चीज से बना हुआ है, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व हुए हैं। उसमें जो पहला पॉइंट आपका बन रहा है वो है सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जो आयनिक सॉलिड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो प्राय आयंस है, यानी ये आयंस से मिलकर बना हुआ है। कौन? आयनिक सॉलिड। उसके बाद मेटालिक सॉलिड है, ये मेटल एटम से मिलकर बना हुआ है। मेटालिक सॉलिड मेटल एटम से मिलकर बना हुआ है। वहीं अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात कर लें तो ये प्राय नॉन मेटल से बना हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो ये प्राय मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक सॉलिड है वो आयंस से मिलकर बना हुआ है, यानी कई आयंस मिलकर आयनिक सॉलिड का निर्माण करेंगे। मेटालिक सॉलिड कई मेटल्स मिलकर मेटालिक सॉलिड का निर्माण करेंगे। कोवेलेंट सॉलिड में कई नॉन मेटल्स होंगे, तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड को बनाने के लिए कई मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी पॉइंट जिसका निकल के आ रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इस किस सॉलिड्स के बीच या किन कणों के बीच कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर हम देखें आयनिक सॉलिड के बीच तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं मेटालिक सॉलिड की तो उसमें जो है आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। वहीं अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात कर लें तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड में वांडरवाल फोर्स होता है। ये तो बात हुई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी आयनिक बॉन्ड, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड में वांडरवाल फोर्स होता है। अब वांडरवाल फोर्स भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें डायपोल है,
इंड्यूस्ड डायपोल है, डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल, ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, हाई होती है, कम होती है, ये जानना है। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, हाई होती है। मेटेलिक सॉलिड की भी हाई होती है, फेयरली हाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड की तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई। तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। ये तो बात हुई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो आपका है, चौथा पॉइंट उसको और फोकस करना है, वो है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की कि किसके अंदर कितनी कंडक्टिविटी होती है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं कि नहीं होते हैं, कब होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, ये सारी चीजें हमको जानना है। अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की तो ये बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। कब? जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये अपनी कंडक्टिविटी मेल्टन स्टेट में शो करते हैं, यानी इन मेल्टन स्टेट, मेल्टन स्टेट। ये जो है अपनी कंडक्टिविटी मेल्टन स्टेट में यानी गलित अवस्था में। कब? जब मान लीजिए यही आपका आयरन है, ये जब आयंस में कन्वर्ट होगा तब ये जाके कंडक्टर का काम करेगा, नहीं तो कंडक्टर का काम ये नहीं करेगा। ये कब करेगा? गलित अवस्था में। ये जो आपका मेटेलिक सॉलिड है, ये इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है क्योंकि ये मेटल है, मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं। तथा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो प्रायः उसकी जो मतलब कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है और इसकी भी बहुत कम होती है। ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसका आपको एग्जांपल्स जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पहला एग्जांपल्स है, अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें NaCl है, CaF2 है, CuS है, एक्सेट्रा। ये आपके आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए मेटेलिक सॉलिड का तो Fe है, Zn है, Cu है, एक्सेट्रा। जितने भी मेटल्स हैं जो सॉलिड्स बना सकते हैं वो मेटेलिक सॉलिड के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लें कोवेलेंट सॉलिड का, तो इसके बीच जो कार्बन कार्बन के बीच जो सॉलिड्स बनेंगे, जैसे डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट्स हो गया, ये सभी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। तथा सिलिकॉन के बीच ये भी आपके एक कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। डायमंड हो ही गया, ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी है। तथा जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल्स है वो है H2O, CO2, S8, P7 एक्सेट्रा। ये तो आपकी हुई क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन की। एक बार हम रिपीट करते हैं जो हमने बताया अभी तक। हमने बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है आयनिक, दूसरा है मेटेलिक, तीसरा है कोवेलेंट, चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला जो पार्ट है, पहला जो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो पार्टिकल्स को लेकर करेंगे। पार्टिकल्स इसमें जो होता है आयनिक सॉलिड में वो आयंस होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में आपका मेटल होता है, मेटल एटम होता है। कोवेलेंट सॉलिड में आपका नॉन मेटल होता है। तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका मॉलिक्यूल होता है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनसे ये बने होते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम क्रिएट करेंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखकर करेंगे। यानी इसमें जो आयनिक सॉलिड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी आयनिक बॉन्ड है। मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड है। कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वान टू वाल फोर्स काम करता है। अगर यही तीसरा पॉइंट देख लिया जाए तो वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कि किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कितनी होती है, ये तो नहीं क्रिएट होगा। इतना आपको पता चलेगा किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए आयनिक सॉलिड का तो उसका हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड का देखा जाए तो उसका भी हाई होता है, फेयरली हाई होता है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई होती है। तथा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होती है। अगला कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी देखा जाए। कंडक्टिविटी की मतलब है कि कौन से विद्युत के सुचालक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है जब ये सॉलिड स्टेट में होता है। कौन? आयनिक सॉलिड। अगर ये सॉलिड अवस्था में है तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ये कब विद्युत का सुचालक होगा? जब ये मेल्टन स्टेट में होगा। मेल्टन स्टेट का मतलब गलित अवस्था है, यानी जब ये अपने आयन में टूट जाएगा तब ये जाके कंडक्टर का काम करेगा, अदरवाइज ये कंडक्टर का काम नहीं करता है। दूसरा, जो मेटालिक सॉलिड है वो कंडक्टिविटी शो करता है, यानी गुड कंडक्टर है। एक ये क्या है? गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर कोवैलेंट सॉलिड की हम बात कर लें तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं शो होती है या बहुत कम होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इसके बाद सीधा एग्जांपल्स को देखते हैं। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl, Ca, F2, CuS। मेटालिक सॉलिड में आयरन हो गए, जितने भी मेटल्स हैं जो सॉलिड्स बना सकते हैं वो मेटालिक सॉलिड में आएंगे। कोवैलेंट सॉलिड की बात कर लें तो इसमें कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी कोवैलेंट सॉलिड्स का निर्माण करेगा। सिलिकॉन के बीच डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर लें तो उसमें H2O है, CO2 है, S8 है, ये P7 है, एक्सेट्रा है। ये तो बात हुई क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के प्रकार के बारे में। आगे इससे आगे चलते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये है कि अगली हेडिंग जो आपकी है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्या है? इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पे पूरा चैप्टर आपका आएगा। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है इसको आपको जानना है यहाँ पे। अब देखिए, क्रिस्टल लैटिस से पहले आपको दो चीजें और समझनी होंगी, या एक चीजें और समझनी होंगी। वो ये है कि जो मान लीजिए आपका ये पूरा एटम है और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो पूरे एटम्स को हम ना दिखा के उसके सिर्फ एक पॉइंट को दिखाएंगे, और इस पॉइंट का मतलब है कि पूरा एटम वहां पे रखा जा रहा है। एक पॉइंट का मतलब पूरा एटम रखा जा रहा है। यही चीज आपको समझना होगा। ये पूरी स्फेयर को ना दिखा के हम सिर्फ पॉइंट में उसे डोनेट करेंगे। जो एटम है उस स्फेयर में ना दिखा के पॉइंट में दिखाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो क्रिस्टल लैटिस का जो डिफिनीशन है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट ही आपका क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। यानी जो पार्टिकल्स हैं, Cp है, उसका 3D में जो है रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस, Cl कहलाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में रेगुलर अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब क्रिस्टल लैटिस का जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये मान लीजिए पॉइंट है, इसी का आप रेगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए 3D में। 3D में इसका क्या कर दीजिए? रेगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए, जैसे किया जा रहा है। रेगुलर अरेंजमेंट आपको 3D में करना है, और इसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, ये पार्टिकल्स को आपको 3D में अरेंजमेंट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्यूब है, इस तरह से आप अगर इसको अरेंज कर देते हैं, जो पार्टिकल्स है आप इस तरह से ऐसे आप मान लीजिए आप अरेंज कर रहे हैं, इस तरह से 3D में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसको आप क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। इसी पॉइंट को आप क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल लैटिस को डोनेट कर रहा है। जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है इसी को आप क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। जैसे मान लीजिए ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट हो गया और किसमें है? 3D में है, तो इसी को आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल, जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल लैटिस से ही आप जान पाएंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल
यूनिट सेल क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान है यूनिट सेल को डिफाइन करना। जैसे मान लीजिए आपने ये तो पता कर लिया कि क्रिस्टल लैटिस रेगुलर थ्री मतलब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो है पोर्शन किसका, क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार रिपीट करने पर, जिसको बार बार रिपीट करने पर आपको एक क्रिस्टल प्राप्त हो, उसी को आप यूनिट सेल बोलोगे। क्या बताया हमने कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप बार बार रिपीट करिए और रिपीट करने के बाद आपको एक क्रिस्टल मिले, उसे आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल बोलोगे। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं इस तरह से। आप रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करने के बाद आपको एक क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है इस तरह से। एक क्रिस्टल मिल गया, दूसरा क्रिस्टल भी हम देख लेते हैं, ये इस तरह से। ये आपका दूसरा क्रिस्टल बन रहा है। अब देखिए आप बार बार रिपीट करने पर आपको 2 क्रिस्टल मिल, ऐसे आगे भी मिलेगा। हमने क्या बोला कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप बार बार रिपीट करें तो आपको एक क्रिस्टल प्राप्त हो, उसे आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल बोलोगे। अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which can used to repetitive to build up the whole crystal is known as यूनिट सेल। बात वही है, हमने क्या बोला, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच कैन यूज टू द रिपीटेटिव टू बिल्ड अप द होल क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। यानी क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी सी छोटी पोर्शन, ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय संरचना जिसे बार बार समान दिशा में दोहराने पर आपका एक क्रिस्टल प्राप्त हो, उसे आप यूनिट सेल बोलोगे। जैसे आपने इसे बार बार, अगर आपने इसे आप बार बार आपने रिपीट किया तो आपको एक क्रिस्टल मिला, इसे ही आपने क्या बोला, यूनिट सेल बोला, यूनिट सेल बोला गया। यानी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट सेल का मतलब क्या है। यूनिट सेल का साफ साफ यही मतलब है कि आपका जो क्रिस्टल लैटिस है उसे आप बार बार रिपीट करिए, रिपीट करने के बाद आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, उसे ही आप यूनिट सेल बोलोगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे और एक हेडिंग बनेगी, वो ये है कि क्रिस्टल यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो अगली हेडिंग जो हमारी है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसी में आपको यूनिट सेल जो है उसकी टाइप्स को पढ़ना है। कई किताबों में आपको कई तरह से मिलेगा। जैसे कुछ किताबों में यूनिट सेल को पहले 2 भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर 4 भागों में, और कई किताबों में डायरेक्टली 4 पार्टों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कुछ किताबों में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। पहला सिंपल यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी 2 तरह से। अब देखिए
ये तो दो टाइप्स हो गए, कुछ किताबों में इस तरह से मिलेगा। अब देखिए इसका भी एक टाइप है उसे जिसे आप कहते हैं प्रिमिटिव 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 यूनिट सेल, तथा इसके तीन टाइप्स हैं। एक है फेस सेंटर्ड, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है इंड सेंटर्ड। मीन्स अगर आप किसी भी किताब में देखेंगे तो मिलेंगे आपको चार ही टाइप, लेकिन किसी किसी किताबों में पहले उसको दो भागों में बांटा गया है, उसके बाद चार में किया गया है, और कुछ किताबों में डायरेक्टली चार पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होते हैं, फेस सेंटर क्या होते हैं, किसको कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषा क्या होगी, सारी चीजें। पहला हेडिंग सिंपल यूनिट सेल, इसे आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल का मतलब ये है, सिंपल यूनिट सेल का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी कॉर्नर्स, सिर्फ सभी कॉर्नर्स पे होंगे। कहने का मतलब कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका ये क्रिस्टल है, ये आपका एक क्रिस्टल है। अब इसमें क्या बोला गया कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी कॉर्नर्स पे होते हैं। ये कॉर्नर हो गया, यहाँ पे दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां, सात, आठ। किसी भी क्यूब में 8 आपके कॉर्नर्स होते हैं, और सिंपल यूनिट सेल में सभी कॉर्नर्स पे आपकी एटम्स होंगे, एटम्स लगे होंगे। ये किसकी बात हुई, सिंपल यूनिट सेल की। यानी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इन व्हिच द पार्टिकल present the each corner only। मतलब कि सिंपल इस प्रकार के इकाई सेल में जो अवायवीय कण हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इन व्हिच द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ईच कॉर्नर्स ओनली, यानी केवल वो सभी जो एटम्स होंगे वो सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर पे होंगे। ये किसकी बात हुई, सिंपल यूनिट सेल की बात। इसके बाद दूसरा हेडिंग है फेस सेंटर्ड। यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको ये देखिए सभी कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जितने फेस हैं उस पे भी आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स लगे होंगे। कैसे, देखिए इस तरह से, ये तो आपके क्यूब हो गई, यूनिट सेल हो गई। यहाँ पे आपके पार्टिकल्स लगे होंगे, यहाँ भी पार्टिकल्स लगे होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पर 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल्स, 8 एटम लग चुके हैं। अब आपको सभी फेस पे भी लगाने हैं। ये पहला फेस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, और एक आपके सामने होगा, एक पीछे होगा, यानी यहाँ पे एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। कहने का मतलब कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, इस प्रकार की इकाई सेल में सभी जो एटम्स हैं वो सभी कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस पर, 6 फेस पर या 6 फेस पर भी पाए जाते हैं। अंग्रेजी में लिखना है तो इन व्हिच द पार्टिकल आर प्रेजेंट
in each corner as well as each faces। कहने का मतलब कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, उसके साथ साथ जो आपके 6 फेस हैं उस पे भी आपकी पार्टिकल्स लगे होंगे। ये आपका हुआ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है, ये भी आपका आसान है, कुछ करना नहीं है। इसमें क्या होगा कि सभी कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्यूब के बीच में भी एक आपका पार्टिकल्स लगा हो, एक एटम्स लगा होगा। जैसे आपको दिखाया जाए तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे वो कुछ इस तरह से लगे होंगे। सभी कॉर्नर्स पे तो आपके एटम्स होंगे, 8 कॉर्नर्स पे। इसके साथ साथ एक आपका बॉडी में भी सेंटर, जहां सेंटर है वहां पे भी एक पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे, यानी बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल्स लगा होगा। इसे आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी इस प्रकार की इकाई सेल में सभी पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी एटम्स लगा होता है। इसे आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। या इन व्हिच द particles are present in each corner as well as center of body। कहने का मतलब कि इस तरह के इकाई सेल में कण कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी उपस्थित होंगे, यानी एक जो आपका एटम्स होगा वो बॉडी सेंटर में भी होगा। इसे आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे और एक आपका एटम्स उस क्यूब के बीच में होगा, यानी बॉडी सेंटर पे होगा। इसे आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद लास्ट है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि आपने तीनों में पढ़ा कि सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसके 2 एंड फेस पर भी पार्टिकल्स लगे होंगे। अब वो चाहे ऊपर लगे, चाहे बगल में लगे, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी होंगे। जैसे मान लीजिए आप ये बना लीजिए 3D में जो आपका क्यूब है वो बना लीजिए। उसके बाद सभी कॉर्नर्स पे आप पार्टिकल्स डोनेट करेंगे, यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे होंगे पार्टिकल्स। उसके साथ साथ आप कहीं 2 फेस पर, एंड फेस पर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये हो गया। अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका एंड सेंटर यूनिट सेल, अगर सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं और 2 फेस पर पार्टिकल्स उपस्थित हैं, एंड फेस पर पार्टिकल्स हैं, तो उसे आप एंड सेंटर यूनिट सेल बोलोगे। कहने का मतलब कि सभी कॉर्नर्स के साथ साथ 2 एंड फेस पर भी पार्टिकल्स या एटम्स लगे होंगे। इसे आप बोलोगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। डिफिनेशन कैसे लिखना है कि इस प्रकार की इकाई सेल में सभी कॉर्नर के साथ साथ दो एटम्स एंड सेंटर पर भी लगे होते हैं, उन्हें आप एंड सेंटर यूनिट सेल बोलते हो। अंग्रेजी में इन व्हिच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच
each corner as well as each two end face is known as end centered unit cell. centered unit cell end centered unit cell मतलब यही है कि इस प्रकार की इकाई सेल में सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ दो फेस पर भी पार्टिकल्स या एटम्स लगे होंगे, आप उन्हें ही बोलोगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तो बात हुई यूनिट सेल के टाइप्स की। हमने बताया कि जो आपका यूनिट सेल है वो 4 प्रकार का होता है। पहला था सिंपल, दूसरा है फेस सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड, चौथा है एंड सेंटर्ड। पहले में बताया गया कि इस प्रकार की इकाई सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो सभी कॉर्नर्स पे होंगे, उसे आप सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलोगे। दूसरा बताया गया फेस सेंटर्ड, उसमें बताया गया कि सभी कॉर्नर के साथ साथ जो आपके 6 फेस हैं उस पर भी पार्टिकल्स लगे होंगे, उन्हें आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। बॉडी सेंटर्ड में बताया गया कि इस प्रकार की यूनिट सेल में सब 8 कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी सेंटर में भी आपका एटम लगा होगा, उसे आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। लास्ट बोला गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें बताया गया कि सभी कॉर्नर के साथ साथ आपके 2 एंड फेस पर भी एटम्स लगे होंगे, उसे आप बोलोगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको इसमें यह देखना है कि सभी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कितने एटम्स पर यूनिट सेल लगे हुए हैं, यानी आपको ये पता करना है पर यूनिट सेल एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। कहने का मतलब यह है कि आपको ये पता करना है कि जैसे आपके चारों टाइप्स जो हैं यूनिट सेल के, उसमें कितने एटम्स आपके कंट्रीब्यूट हुए हैं, कितने एटम आपके कंट्रीब्यूट हुए हैं। तो आपकी जो अगली हेडिंग है वो यही है कि एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए अब हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। किस तरह का संरचना था, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको बनाया गया था। और इसमें बताया गया था कि जो आपके पार्टिकल या एटम हैं वो सभी कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। अब देखिए यानी 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। इसमें पहले ही बताया गया था कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें 8 एटम होंगे और 8 कॉर्नर पे होंगे। तो देखिए 8 एटम है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको जब बनाया गया था तो इस तरह से दर्शाया गया था, जो आपका एटम यहाँ पे लगाया गया, देखिए ध्यान से देखिए, जो एटम यहाँ पे लगाया गया, अगर हम पूरा एटम बनाएं तो आप बताइए क्या पूरा एटम इसमें लगा हुआ है, नहीं, इसमें से कुछ ही पार्ट इस एटम का इन्वॉल्व हुआ है, बाकी पार्ट बाहर है। अब हमें यही पता करना है कि इस यूनिट सेल में कुल जो एटम से ये यूनिट सेल बना हुआ है, कुल कितने एटम है उसमें, थोड़ा थोड़ा पार्ट ही है। अब यही हमें पता करना है। अब आप देखिए 8 आपके कॉर्नर हैं, 8 आपके एटम हैं, और 8 एटम का 1/8वां भाग ही आपका इसमें इन्वॉल्व हुआ है। यानी आप लिख क्या सकते हैं, 8 × 1/8, यानी टोटल इसमें जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 1 एटम है। यानी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर एटम जो यूनिट सेल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 एटम आ रहा है।
कैसे? हमने बताया कि जब आप इस तरह से डोनेट, इसे आप इस तरह से दिखाओगे तो ये पूरा एटम नहीं लगा है, इसका कुछ ही पार्ट लगा हुआ है। अब 8 आपके क्या है, कॉर्नर हैं, 8 आपके एटम हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर पे 8 एटम लगे हुए हैं, उनका एक ही भाग आपका इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो इसीलिए अब आप टोटल करोगे तो 8 कॉर्नर हैं और एक एटम से सिर्फ 8 कॉर्नर हैं, 8 एटम है, उसमें में से सिर्फ एक आपका लगा हुआ, छोटा सा पार्ट लगा हुआ, सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका 1 आएगा। यानी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर एटम जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 एटम की है। ये तो सिंपल की बात होगी। अगर हम यही बात कर लें किसकी, फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड की यूनिट सेल की, देखिए इसमें क्या है, इसका आपने कैसे बनाया था फिगर, इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने फिगर बनाया था। सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स थे, सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स थे। उसके साथ साथ हमने बताया था कि आपके सभी फेस पर भी पार्टिकल्स लगे होंगे, जैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा और 2 आपके यहाँ पे होंगे। यानी देखिए इसमें 8 एटम हैं, कितने एटम हैं, 8 एटम हैं, उनका 1/8वां भाग ही लगा हुआ है, कहाँ, कॉर्नर पे। लेकिन फेस में देखा जाए तो फेस में क्या है, 6 एटम है, 6 एटम है। अब देखिए ये अगर आप बनाओगे कुछ इस तरह से तो इसका आप देखें तो इसका आधा लगा हुआ है। कहने का मतलब कि अगर आपका ये एटम है तो इसका आधा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, यानी 6 एटम है, उसके कितने पार्ट इन्वॉल्व हुए हैं, आधा। तो आधा यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 आपके एटम्स आएंगे, वो पर यूनिट सेल में लगे हुए हैं। किस तरह के यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कंट्रीब्यूशन का जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 एटम का है, यानी 4 एटम मिलकर कुल आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का निर्माण कर रहे हैं। ये फेस सेंटर्ड की बात होगी। उसके बाद तीसरा जो है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें पर एटम कितने एटम से इन्वॉल्व हुए हैं वो भी हमको कैलकुलेट करना है। इसका जो आपको बताया गया था वो ये बताया गया था कि ये मान लीजिए ये आपका इस तरह से आपको संरचना बनाई गई थी। देखिए सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल, ये तो पहले ही बताया गया था। इसके साथ साथ एक जो पार्टिकल्स है वो कहाँ है, सेंटर में, यानी 8 एटम का 1/8वां भाग लगा हुआ है। लेकिन जो एटम मिडिल बॉडी में है वो पूरा एटम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये एटम आपका इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए ये तो हुई कॉर्नर की बात। दूसरा क्या है, इसमें एक एटम आपका टोटल लगा हुआ है, इसमें कोई पार्ट नहीं है कि आधा लगा हुआ है या पूरा, जब ये बीच में है तो पूरा एटम इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो देखिए इसका तो 1 हो गया, इसका 1 हो गया, यानी टोटल मिला के कितने एटम हुए, 2 एटम हुए। यानी इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल जो एटम्स हैं इन्वॉल्व हुए हैं वो 2 एटम है ना। उसके बाद ये तो बात हुई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, यानी पर एटम जो यूनिट सेल है वो कितने हैं, 2 हैं। पर यूनिट एटम्स जो इन्वॉल्व हुए हैं वो कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद लास्ट आपका है वो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए अगर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो आपने कुछ इसका जो इमेज बनाया था कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से।
देखिए इसमें आपको इमेजिन करना होगा। देखिए यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे तो आपके एटम होंगे ही, लेकिन इसमें बताया गया था कि सभी कॉर्नर्स के साथ साथ दो इंड फेस पर भी आपके जो है पार्टिकल्स लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 एटम तो हैं ही, ठीक है, और दो आपके जिसमें में से आधा आधा मीन्स हाफ हाफ मिला के कितने हो गए, टोटल 1 हो गए भाई। आधा इसका आधा इसका, ऐसे बना लीजिए, आधा इसका आधा पार्ट इस एटम का आधा पार्ट इस एटम का, टोटल कितने पार्ट हुए, 1 पार्ट हुए, यानी 1 एटम हो गया। अब इसको यहां से कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना एटम हुआ, 2 एटम। यानी जो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें 2 एटम से मिलकर पूरा ये जो यूनिट सेल बना हुआ है, ये जो पूरा यूनिट सेल है वो टोटल 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। हमने क्या बताया, पहला क्या था, पहला जो था आपका सिंपल, उसमें पर एटम कितने आपके एटम थे, वो 1 थे, दूसरे में 4, तीसरे में 2 और चौथे में 2। यानी सिंपल प्रिमिटिव में 1 एटम था, और दूसरे में दूसरा क्या था, फेस सेंटर्ड, उसमें 4 थे, तीसरा बॉडी सेंटर्ड, उसमें 2 थे, और चौथा था एंड सेंटर्ड, उसमें 2 एटम से मिलकर ये यूनिट सेल बना हुआ है। अब आज का जो लेक्चर है बस यहीं तक का है, बाकी कल मिलेंगे। और आप जैसा कि आपको बराबर प्रॉपर वे में यदि हमारी वीडियो या लेक्चर्स को देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप नीचे कमेंट के द्वारा बताइए, या हमारी स्पीड ज़्यादा है, हम ज़्यादा इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बताइए कि हाँ आप में मतलब ये थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आए हुए हैं। हमें आपसे आप यदि समझ नहीं पाओगे तो हमारा ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।